क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी में साइंस का तीसरा चैप्टर है, कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। ठीक है, जीवाश्म ईंधन इन्हें कहते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, इनका उपयोग क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और इनसे क्या हानियां होती हैं, सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर है, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम संसाधन के बारे में पढ़ना है। ये जीवाश्म ईंधन होते हैं और इनसे क्या लाभ होता है, क्या हानियां होती हैं, इनके बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। कोयला कितने प्रकार का होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, सबके बारे में यहाँ बताया गया है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। तो बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो प्राकृतिक और कुछ मानवीय प्रयासों से निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा को समृद्ध या खनिज को समृद्ध करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, क्या वायु, जल और जो है मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? तो बिल्कुल समाप्त हो सकते हैं और ये प्रदूषित भी हो सकते हैं। जल के बारे में आप जो है क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि क्या जल एक असीमित संसाधन है। ठीक है, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो है कभी समाप्त नहीं होते, इनको हम रिन्यू करके बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर की ऊर्जा लिखा हुआ है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मतलब उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण जो है सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, तो इन्हें हम अक्षय जो है प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हीं को हम गैर परंपरागत और इन्हीं को हम नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं? तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद, जब मानो इनका उपयोग अगर सही तरीके सतत तरीके से नहीं करेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि मान लीजिए कि जो है पात्रों के खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इसी को हम सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास का मतलब यही होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम संसाधन को बचा के रखें। इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण जो है सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो कोयले को, पेट्रोलियम को और प्राकृतिक गैस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सजीव प्राणियों के अवशेषों से निर्मित हुए हैं, उनके जीवाश्म से निर्मित हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं। पहला है कोयला। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोयले को दिखाया गया है। ठीक है, लिखा है खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में जो है विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। आज याद रखना, वर्तमान में लगभग 56% विद्युत का उत्पादन कोयला के जलाने से ही होता है। उसे हम तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं, इसे हम तापीय विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। तो तापीय विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो अगर पूछा जाए किससे होता है तो कोयले के
जलाने से होता है। और आज वर्तमान में 100% में से जो है 60% विद्युत का जो उत्पादन होता है, अर्थात 56% वो किससे होता है, तो कोयले से होता है। ठीक है, आगे लिखा है कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, कोयले की कहानी हम लोग देखते हैं। लिखा है लगभग 300 जो है मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे जो है, और बाढ़ जैसे प्राकृतिक अपरक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। तो जो ये वन थे यही मृदा के नीचे दब गए और इन्हीं से जीवाश्म बन गया और यहीं से कोयला बना हुआ है। इनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए, मतलब इन पर दबाव पड़ा। जैसे जैसे ये गहरे होते गए इनका ताप भी बढ़ता गया। तो जब हम दाब अधिक पड़ता है कहीं तो तापमान भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो लिखा है आगे उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब और उच्च ताप, ताप बढ़ गया, पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। इसी चीज को अगर हम एनसीईआरटी में ठीक से समझ लेते हैं तो हमारी लिए चीजें क्या हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाता है। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना होता है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 में एक कोयले की खान को भी दिखाया गया है, आगे हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, यह देख सकते हैं एक कोयले की खान है जहां से कोयला निकाला जाता है। तो हम मैंने अलग से एक मैप भी ऐड कर दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं कि कोयला की खानें कैसे होती है और वहां से कोयला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोयला के जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, यह बात याद रखना। सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ये भी याद रखना। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक तार और जो है कोयला गैस। तो कोयले से क्या करते हैं, हम कोक तैयार करते हैं, कोक तार तैयार करते हैं और कोयला गैस का उत्पादन भी करते हैं। अब बात करते हैं कोक क्या होता है। तो लिखा है यह एक कठोर सारंद और काला पदार्थ है, या कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोयले का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, तो कोयले से ही कोक बनता है। कोक तार क्या होता है, यह एक जो है अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 जो है पदार्थों का मिश्रण होता है, कोक तार। ठीक है, होता है। कोकतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में और उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। तो कोकतार का उपयोग इन सब क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है रोचक तथ्य यह है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो है नेथलीन की गोलियां भी कोकतार से ही प्राप्त होती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोकतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो पहले कोकतार का प्रयोग करते थे सड़क बनाने में, अब जो है बिटुमेन का उपयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला गैस क्या होता है, तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा जो है कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है, या कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो कोयला से ही कोक गैस भी बनती है, कोयला गैस भी बनती है। आगे लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो कोयला गैस का आज उपयोग ऊष्मा के लिए करते हैं। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो है इससे ये कच्चा गाढ़ा तेल होता है, इसे हम काला सोना भी कहते हैं। और पेट्रोलियम जो है इससे कई उत्पाद प्राप्त होते हैं, सबके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा है आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग जो है हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल
काम आता है। तो याद रखना, जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम कच्चा तेल से कई चीजें बनती हैं। तो पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनता है जिससे हल्के वाहन चलते हैं, और पेट्रोलियम से ही डीजल बनता है जिससे भारी वाहन चलते हैं। ठीक है, ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान और ओलियस तेल से हुई है, क्योंकि यह जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पेट्रोलियम पड़ गया। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो ये भी जो है जीवाश्म ईंधन ही होता है, जो समुद्र के अंदर जो है जीवाश्म के दब जाने से होता है, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी हो सकता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में आकर के जम गए। पेंदे मतलब हो गया उसके तली में जम गए, और फिर रेत और मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ चित्र 3.4 में देखिए कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाया गया। आगे हम मैप पे भी देखते हैं। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जल है वो नीचे है और पेट्रोल और गैस क्या है, ऊपर है। इसका मतलब यह हो गया कि पेट्रोल का जो पेट्रोलियम तेल होता है उसका घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। याद रखिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें जो है मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कैसे चट्टानों के बीच पेट्रोलियम निकाला जाता है। याद रखना ये भी कि पेट्रोलियम हमेशा याद रखना अवसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पहले जल है, ये जल हो गया, जल के ऊपर ये आपका तेल है, और तेल के बाद फिर गैस है। और आप ये भी याद रखना जहां जहां पेट्रोलियम पाया जाएगा वहीं प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ विश्व का पहला तेल का कुआं जो है पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में जो है ड्रिल के द्वारा किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के महाकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। तो भारत में पहली बार तेल की खोज कहाँ हुई थी, तो असम में हुई थी। यह बात याद रखना, यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। और आप इस मैप पे देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, आप इसको भी याद रखना। ठीक है, तो भारत में तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। मैंने बता भी दिया है कि असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, गोदावरी कृष्णा के बेसिन में, जिसे हम केजी बेसिन कहते हैं। लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कौन कर रहा है, तो राजस्थान कर रहा है। वहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब क्षेत्रों में पेट्रोलियम के नए नए कुओं की खोज हुई है। तो वर्तमान में तेल का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात के खंभात के क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। और इसके अलावा असम के क्षेत्र में बॉम्बे हाई आप देख ही रहे हैं मैप पे, यहाँ भी होता है। और आपका दूसरा जो क्षेत्र है केजी बेसिन, आपका जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ भी पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है। आप इस मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है पेट्रोलियम परिसंस्करण, इसे हम कहते हैं रिफाइनरी। पेट्रोलियम रिफाइनरी में जाता है और रिफाइनरी से ही वहाँ कई चीजें प्राप्त होती है। तो पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, यहाँ लिखा है पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल जो है, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजकों को पृथक करने का जो प्रक्रम होता है वो जो है रिफाइनरी में, इसको रिफाइनरी कहते हैं, जो है परिष्करण को, तो रिफाइनरी कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम रिफाइनरी में संपादित किया जाता है। तो हमारे देश में बहुत सारे पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र हैं, आप ये भी मैप पे यहाँ पर याद देख सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी केंद्र हमारे यहाँ बहुत सारा है। जैसे आपके बिहार में जो है बरौनी है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में बीना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रिफाइनरी भारत में हैं जहां पेट्रोलियम का जो है कच्चे तेल को जो है पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है, तो उसे हम रिफाइनरी केंद्र कहते हैं। आगे लिखा है पेट्रोल के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग जो है दिए गए हैं। तो याद रखना, इसको याद रखना कि पेट्रोलियम के उपयोग से क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होता है वो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। तो जो प्राकृतिक गैस निकलती है वो एलपीजी ही होती है। पेट्रोल से क्या करते हैं, तो मोटर, ईंधन, सूक्ष्म धुलाई के लिए उपयोग विलायक होता है। मिट्टी का जो तेल होता है वो भी इसी से बनता है। तो स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में होता है। तो याद रखना, जो हमारे यहाँ जेट वायुयान होते हैं, जो बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ते हैं, वो मिट्टी के तेल से ही उड़ते हैं, ये भी याद रखना। डीजल होता है, इनमें भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित के लिए इंजन के रूप में होता है। स्नेहक तेल क्या होता है, स्नेहक के रूप में होता है। पैराफिन मोम क्या होता है, तो मरहम, मोमबत्ती और जो है वैसलीन इससे बनता है। बिटुमेन से क्या होता है, तो पेंट और सड़क निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखना, पेट्रोलियम से कई उत्पाद बनते हैं और सबका अलग अलग जगह पे क्या होता है, तो उपयोग किया जाता है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, जिससे हमें चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाए। आगे लिखा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन कहते हैं, तो याद रखना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक रेसे जो है, ये नायलॉन, पॉलिस्टर जो है, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो प्लास्टिक का भी निर्माण, नायलॉन का भी निर्माण इसी से होता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक जो है व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेट्रोलियम को इसके महत्व के कारण ही हम इसको काला सोना कहते हैं, और पेट्रोलियम बिल्कुल काले कलर का होता है, इसीलिए हम इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। तो आप इस मैप पे देखिए, बहुत सारे भारत में पाइपलाइन बने हुए हैं, जिनके माध्यम से पेट्रोलियम का और प्राकृतिक गैस का क्या हो रहा है, तो इसे पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है, और हमारे देश में देखा होगा सीएनजी से गाड़ियां भी चलती हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। अभी मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, आप देखिएगा, ऑटो रिक्शे में अक्सर लिखा होता है सीएनजी। अब इस मैप पे देखिए, यहाँ ऑटो रिक्शा बना है ना, तो यहाँ देखिए सीएनजी लिखा हुआ है। बसों में सीएनजी लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो सीएनजी वाहन है, सीएनजी से ही वो चल रहा है। आजकल ऐसा जो है वहाँ लिख देते हैं पहले से ही। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे कि सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां जो है इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है, जैसा भी आपने मैप पे देखा। आप दोबारा मैप पे देखिए। ठीक है, लिखा है कि प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखना, जहां पे प्राकृतिक गैस जो होती है, जहां इसके कारखाने होते हैं, वहीं पर रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन भी इसी से होता है। ठीक है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस जो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा आदि में पाई जाती है। ठीक है, आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। लिखा है, आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं, हो सकते हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ वर्षों चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। एक तो ये समाप्त हो रहे हैं, दूसरा इनसे वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए जो है इनके स्थान पर आज जो है अन्य ऊर्जा के जो है स्रोतों की खोज की जा रही है, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इनका संबंध विश्व
जो है उष्णन से भी है, जिसे विश्व उष्णन मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा हमें मिलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए इनका जो उपयोग एक सतत प्रक्रिया द्वारा ही होना चाहिए। आगे लिखा है, इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होती रहेगी। तो आने वाले भविष्य को भी इसको हमें उपहार में दे सकते हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोलियम और डीजल बचाए जाए, उनके गुण क्या क्या हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी समान मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखें और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। ये सब जो है ईंधन बचाने के तरीके बताए जाते हैं। हमने क्या सीखा इससे? तो कोयला जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है, आपको सबको पता हो गया। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्षों पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। कोकतार और कोयला गैस जो है कोयले से प्राप्त उत्पाद होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। पेट्रोलियम के जो है परिष्करण, जिसे हम रिफाइनरी कहते हैं, से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेह तेल आदि प्राप्त होते हैं। ये सब इसी से बनते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका जो है न्योचित मतलब न्याय रूप से उपयोग करना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य के लिए भी हम इसे उपहार में दे सकें, ठीक है। या क्वेश्चन कुछ दिए हैं, लिखा है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं तो नहीं बनाए जा सकते हैं, असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक होती है, नहीं, ये भी जो है असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, बिल्कुल सत्य है। कोकतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, बिल्कुल सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये भी असत्य है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको NCERT की सारी क्लास आपको उपलब्ध हो सके। ओके, थैंक यू।